जब भी इतिहास और विज्ञान का संगम होता है ना, तो हमेशा कुछ कमाल की, कुछ हैरान करने वाली चीजें सामने आती हैं। और आज हम ऐसे ही एक रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है रसशास्त्र। जी हाँ, ये रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का वो प्राचीन भारतीय ज्ञान है जो आज भी सही मायने में मॉडर्न साइंस को टक्कर देता है। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आसवन, शुद्धिकरण और धातु विज्ञान, मतलब डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन, मेटलर्जी, ये सारी प्रक्रियाएं जिन्हें हम आज की केमिस्ट्री की नींव मानते हैं, ये हजारों साल पहले ही खोजी जा चुकी हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? है ना? पर यकीन मानिए, आज की हमारी पूरी बातचीत इसी कमाल के आइडिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो इस कहानी के हीरो आचार्य नागार्जुन से मिलने से पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहते थे। और ये दुनिया सिर्फ लैब में टेस्ट ट्यूब्स तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी जीवन शैली का, एक जीवन विज्ञान का हिस्सा थी। तो सवाल उठता है कि ये रसशास्त्र आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ केमिकल्स को मिलाने या गर्म करने का विज्ञान बिल्कुल नहीं था। ये एक जीवन विज्ञान था, एक लाइफ साइंस, जिसका असल मकसद था एक स्वस्थ, लंबा और संतुलित जीवन पाना। और यहाँ रस का मतलब सिर्फ लिक्विड या जूस नहीं है, बल्कि वो सारे खनिज, धातु और तत्व हैं जिनमें औषधीय गुण छुपे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, ये ज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद नहीं था। ये तो प्राचीन भारत के रोजमर्रा के जीवन में रचा बसा हुआ था। सुबह की आयुर्वेदिक दवाइयों से लेकर धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रियाओं तक, कपड़ों की रंगाई से लेकर कॉस्मेटिक्स तक, और तो और खाने को लंबे समय तक बचाने में भी रसशास्त्र सचमुच हर जगह, हर पल मौजूद था। तो अब मिलते हैं उस महान शख्सियत से जिन्होंने इस पूरे ज्ञान को एक नई दिशा दी। चलिए कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां एंट्री होती है आचार्य नागार्जुन की। आचार्य नागार्जुन को यूं ही भारतीय रसायन विज्ञान का जनक या फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री नहीं कहा जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उन्होंने उस दौर के बिखरे हुए ज्ञान, प्रयोगों और सिद्धांतों को एक साथ पिरोया और एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आने वाली कई सदियों का विज्ञान खड़ा हुआ। नागार्जुन को जो बात और भी खास बनाती है, वो है उनका समय। उनका काम, आप कह सकते हैं, वैदिक काल की प्राचीन नींव और आज के मॉडर्न सिद्धांतों के बीच एक पुल की तरह है। सोचिए, 8वीं-9वीं शताब्दी में उन्होंने हजारों सालों से चले आ रहे ज्ञान को न सिर्फ सहेजा, बल्कि उसे और भी बेहतर बनाया। और वो सिर्फ एक केमिस्ट नहीं थे, नहीं, वो एक सच्चे पॉलीमैथ थे। मतलब एक ही समय में कई विषयों के ज्ञाता। वो आयुर्वेद के आचार्य थे, धातु विज्ञान के एक्सपर्ट थे, दवाइयाँ बनाने में माहिर थे, और तो और उन्हें तांत्रिक ज्ञान की भी गहरी समझ थी, जिसका सीधा संबंध ऊर्जा और पदार्थ के रूपांतरण से है। उनकी यही खूबी उनके काम को इतना अनूठा बनाती है। तो भाई, उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उन्होंने रसायनों की इस विशाल दुनिया को एक बहुत ही सरल और असरदार सिस्टम में बांट दिया। चलिए उनके 3 रसों के इस वर्गीकरण को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं महारस। जैसा नाम वैसा काम। ये थे इस विज्ञान के सुपरस्टार्स, मतलब सबसे शक्तिशाली और सबसे जरूरी खनिज। इनका इस्तेमाल बहुत ही जटिल दवाइयां बनाने में और धातुओं को शुद्ध करने जैसी बड़ी बड़ी प्रक्रियाओं में होता था, जैसे कि अभ्रक या माइका, जो आज भी आयुर्वेद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। महारस के बाद अगली कैटेगरी थी उपरस की। ये मीडियम पावर वाले खनिज थे। महारस जितने शक्तिशाली तो नहीं, पर आम बीमारियों के इलाज में ये किसी रामबाण से कम भी नहीं थे। इसका एक बढ़िया उदाहरण है गंधक यानी सल्फर, जिसका इस्तेमाल स्किन की बीमारियों के लिए तो आज भी मॉडर्न मेडिसिन में होता है। और आखिर में थे सामान्य रस। ये वो आम खनिज थे जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाते थे। इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए होता था, जैसे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल। यहीं से पता चलता है कि ये विज्ञान जमीन से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ और प्रैक्टिकल था। तो ये देखिए, एक नजर में नागार्जुन का जीनियस सिस्टम। महारस सबसे पावरफुल, सबसे मुश्किल कामों के लिए। उपरस मीडियम पावर, आम रोगों के लिए। और सामान्य रस कम पावर, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक व्यवस्थित, एक साइंटिफिक सोच का पक्का सबूत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस से सीधे सीधे कैसे जुड़ता है। और यकीन मानिए, कहानी का ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है, जहां इतिहास और रसायन विज्ञान का असल संगम होता है। यहां आकर तो मजा ही आ जाता है। देखिए, बाएं तरफ हैं रसशास्त्र के शब्द और दाएं तरफ मॉडर्न केमिस्ट्री के। शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन, गलन मतलब मेल्टिंग,
और आसवन मतलब डिस्टिलेशन। नाम भले ही अलग हो, लेकिन प्रक्रिया और सिद्धांत आज भी बिल्कुल वही हैं। कमाल है ना? और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी वैज्ञानिक समझ थी। आचार्य नागार्जुन ने सदियों पहले लिखा था, पारे का सीधा उपयोग हानिकारक है, पहले इसका शोधन आवश्यक है। ये बात आज के किसी भी केमिस्ट की तरह सेफ्टी और साइंटिफिक प्रोसेस पर उनके जोर को साफ साफ दिखाती है। चलिए पारे का ही उदाहरण लेते हैं। नागार्जुन ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कच्चा पारा यानी रॉ मर्क्यूरी एक जहर है, लेकिन अपनी खास शोधन प्रक्रिया से उन्होंने इसी जहर को एक सुरक्षित और असरदार दवा में बदल दिया। ये एविडेंस बेस्ड साइंस का एक शानदार उदाहरण है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि नागार्जुन की विरासत क्या है? ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबों में लिखे हुए नुस्खे नहीं हैं। नहीं, उनकी असली विरासत है एक वैज्ञानिक सोच, एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो आज भी उतनी ही जरूरी और प्रासंगिक है। तो कुल मिलाकर रसशास्त्र सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन विज्ञान था। और आचार्य नागार्जुन जैसे विद्वानों का काम इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्राचीन भारत में एक बहुत ही एडवांस्ड, सिस्टमैटिक और एक्सपेरिमेंटल वैज्ञानिक सोच मौजूद थी। एक ऐसी सोच जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर रसशास्त्र जैसा गहरा ज्ञान फिर से खोजा जा सकता है, तो जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में दबा हुआ ऐसा कितना और प्राचीन विज्ञान है जो शायद बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।